नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 33 कवर कर रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है हमारा यूनिट 33 का। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या समझा? फर्स्ट वीडियो में हमने समझा स्ट्रेस एसेट क्या होती है, स्ट्रेस एसेट का एसएमई कंसेप्ट समझा हमने, स्पेशल मेंशन अकाउंट का। अगर स्पेशल मेंशन अकाउंट के दौरान 90 दिन के दौरान अगर वो रिकवर नहीं होता है पैसा तो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एनपीए में हमने समझा कि विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स क्या होते हैं, और लास्ट में हमने ये जाना कि ऑप्शंस क्या क्या हैं बैंक के पास। माना कोई स्ट्रेस एसेट है तो उसकी रिकवरी बैंक कैसे कर सकता है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में समझा। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? ये सेकेंड वीडियो है हमारा, लास्ट वीडियो है इस मॉड्यूल का, मॉड्यूल डी का। देखिए, कोई भी अकाउंट है उसको रीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड समझेंगे, एमएसएमई के लिए जो प्रीपैक इंसॉल्वेंसी आया है उसको समझेंगे, और एमएसएमई का रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रीस्ट्रक्चर के जनरल रूल्स क्या हैं। जनरल रूल्स फॉर रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन अकाउंट। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग इज एन एक्ट इन विच ए लेंडर यानी बैंक फॉर इकोनॉमिक और लीगल रीजन ग्रांट कंसेशन टू द बोरोवर। देखिए, जब रीस्ट्रक्चर करता है बैंकर तो बैंकर क्या करता है, जो बोरोवर है जिसका अकाउंट स्ट्रेस में है उसको कुछ कंसेशंस देता है। ये अकाउंट स्टैंडर्ड भी हो सकता है, उसका अकाउंट सब स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और अकाउंट डाउटफुल भी हो सकता है, यानी एनपी अकाउंट भी हो सकता है और स्टैंडर्ड अकाउंट भी हो सकता है। नो स्ट्रक्चरिंग विदाउट एस्टैब्लिशिंग वायबिलिटी। जब भी बैंकर रीस्ट्रक्चर करेगा किसी अकाउंट को तो सबसे पहले वायबिलिटी चेक करेगा उसकी। अगर यूनिट वायबल नहीं है तो फिर लीगल एक्शन लेगा बैंक, फिर उसमें रीस्ट्रक्चर का कोई सवाल नहीं है, फिर बैंक लीगल एक्शन लेगा। ठीक है ना। रीस्ट्रक्चरिंग कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली, बैकडेट से नहीं हो सकती रीस्ट्रक्चरिंग। फॉर अकाउंट नॉट कंसिडर्ड वायबल लीगल एक्शन टू बी इनिशिएटेड। मैंने जैसा बताया, सबसे पहले बैंकर वायबिलिटी चेक करेगा, और वायबिलिटी चेक करने के बाद में अगर उसको लगेगा यूनिट वायबल है तो रीस्ट्रक्चर करेगा बैंकर, रीस्ट्रक्चर करेगा उसको, और वायबल नहीं है तो लीगल एक्शन लेगा। रीस्ट्रक्चरिंग डन विदाउट लुकिंग इनटू द कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर एंड असेसिंग वायबिलिटी वुड बी ट्रीटेड एज एवरग्रीनिंग ऑफ द अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कई बैंकें अकाउंट को एवरग्रीनिंग करते हैं। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है? एवरग्रीनिंग का मतलब है एकोमोडेट करना। एक बोरोवर है जिसका 50 लाख रुपए का लोन है, ये अकाउंट स्ट्रेस में है, बैंक इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहता है परंतु यूनिट वायबल नहीं है। अब बैंक क्या करता है, माना इसका ओवरड्यू है 10 लाख रुपए का, तो समझिए बैंक ने एक पर्सनल लोन कर दिया इसको 10 लाख रुपए का, एक एनपीए को बचाने के लिए दूसरा लोन दे दिया आपने, ये कहलाता है आपका एवरग्रीनिंग। ठीक है, तो बैंक का अगर ऐसा बैंक करता है कि उसकी वायबिलिटी चेक करे बगैर, उसके कैश फ्लो चेक करे बगैर अगर उसको बैंक रीस्ट्रक्चर कर देता है तो आरबीआई कहता है कि ये एवरग्रीनिंग माना जाएगा। बैंकों को पेनल्टी लगाता है आरबीआई, इस पर एक्सेलरेटेड प्रोविजंस करने होते हैं बैंकों को। ये सारी पेनल्टीज हैं एक तरह से आरबीआई की इन अकाउंट्स पे। यानी आरबीआई कहता है कि रीस्ट्रक्चर जिसको जरूरत है उसको रीस्ट्रक्चर करिए। आरबीआई खुद इनिशिएट करता है कि जिन अकाउंटों को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, चूंकि हमको इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है तो जहां रीस्ट्रक्चर पॉसिबल है रीस्ट्रक्चर करिए। पर रीस्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को एकोमोडेट करेंगे। गलत काम करने के लिए आरबीआई कभी भी नहीं कहेगा। ठीक है, अब देखिए रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देख लेते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, या तो टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई कर दें, सिक्योरिटी से रिलेटेड या रीपेमेंट से रिलेटेड टर्म्स कंडीशन को, या अकाउंट को रोल ओवर कर दें। रोल ओवर यानी ड्यू डेट बढ़ा दी हमने, अगर ड्यू डेट मैंने एक्सटेंड कर दी उसकी तो भी अकाउंट रीस्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सैंक्शन ऑफ एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी, माना 50 लाख का उसके पास लोन है पहले से, 20 लाख रुपया मैंने और दे दिया उसको, या एनहेंसमेंट कर दिया। देखिए, एडिशनल फैसिलिटी सैंक्शन करने का मतलब 20 लाख का फ्रेश लोन दे दिया मैंने उसको, तो ये 70 हो गई फैसिलिटी। या फिर एनहेंसमेंट कर दिया, 50 को ही बढ़ा के मैंने 70 कर दिया, या लास्ट में कंप्रोमाइज सेटलमेंट। ये सारे ऑप्शंस हैं बैंक के पास में रीस्ट्रक्चरिंग में इस तरह से करते हैं हम। टर्म्स कंडीशन को या तो उसकी मॉडिफाई कर देते हैं रीपेमेंट से रिलेटेड, कि आप मंथली दे रहे हैं तो क्वार्टरली दे दो, क्वार्टरली दे रहे हैं तो हाफ ईयरली दे दो। रोल ओवर कर देते हैं अकाउंट को, यानी उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी, कुछ एडिशनल फैसिलिटी दे दी उसको, माना एक 50 लाख का लोन चल रहा है, 10, 15, 20 लाख रुपए और दे दिए एक दूसरे हेड में, या फिर उसी को बढ़ा दिया हमने, और लास्ट में है कंप्रोमाइज सेटलमेंट। ये सारे ऑप्शंस हैं बैंक के पास में रीस्ट्रक्चर करने के। ठीक है, अब देखेंगे हम कॉर्पोरेट
इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्लान, CIRP जिसको कहते हैं। देखिए हमने स्ट्रेस एसेट में SMA का कंसेप्ट और क्लिक का कंसेप्ट पिछले वीडियो में समझ लिया। अभी पहले क्या होता था, बैंकों में 3 मैकेनिज्म चलते थे। एक था कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग जिसको हम CDR कहते हैं, एक था जॉइंट लाइबिलिटी फॉर्म JLF जिसको कहते हैं, और एक स्कीम थी S4A। S4A का मतलब क्या था, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। 4 बार S है इसलिए S4 कर दिया उसको, स्कीम लिख देता हूं मैं आपको, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, STRESSED एसेट्स। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 S 4 बार आ गया ना, तो इसको S4A नाम दे दिया था। तो CDR JLF S4A ये सारे मैकेनिज्म अब खत्म हो गए। देखिए 2016 में जब से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है, ये 35A और 35A BR एक्ट जो है उसके अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तब से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अलग प्लान आ गया है। तो ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रेजोल्यूशन प्लान है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं पहले तो आप ये देखिए। इमीडिएटली व्हेन डिफॉल्ट अकर्स, जैसे ही डिफॉल्ट हुआ ऑल लेंडर्स या तो जॉइंटली या सिंगली टू इनिशिएट स्टेप टू क्योर द डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट हुआ उसको ठीक करने के लिए सारे लेंडर्स या तो अकेले आएँ या सब मिल के आ जाएँ। ठीक है, लेंडर्स टू हैव बोर्ड अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान। अब जो लेंडर हैं, बैंक हैं, वो बोर्ड से अप्रूव करा के रखेंगे कि क्या रेजोल्यूशन इस केस में करना है, विच में इन्वॉल्व। अब क्या क्या हो सकता है उसमें, एक्शन लेना उसके अगेंस्ट में, या कोई प्लान बनाना, या रीऑर्गेनाइज करना उस अकाउंट को, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जैसे रेगुलराइजेशन ऑफ अकाउंट बाई पेइंग ओवरड्यू बाई द बोरोवर, बोरोवर जितना भी ओवरड्यू है वो पे कर दे। सबसे पहला तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है। दूसरा क्या है, सेल ऑफ एक्सपोजर, जो लोन है उसको किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर दिया जाए। ठीक है, दूसरी एंटिटी को सेल कर दिया जाए, या फिर ओनरशिप ही चेंज कर दी जाए, या फिर अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेंडर्स के पास में। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन फॉर रिजोल्यूशन प्लान, आगे चलेंगे। RP शैल बी टेकन एज इम्प्लीमेंटेड इफ बोरोवर इज नो लॉन्गर डिफॉल्टर विद एनी ऑफ द लेंडर। किस केस में रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, जब किसी और लेंडर के साथ डिफॉल्टर नहीं है, और जब रीस्ट्रक्चर करेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, वैलिडेटेड हैं, और न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एंड चेंज इन कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोन आर रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ लेंडर्स एंड द बोरोवर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए RB शैल बी टेकन एज इम्प्लीमेंटेड इफ बोरोवर इज नो लॉन्गर डिफॉल्टर विद एनी अदर लेंडर। दूसरे लेंडर के साथ डिफॉल्टर नहीं है तो रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट माना जाएगा। और रीस्ट्रक्चर अगर कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, वैलिडेटेड होने चाहिए, और नया कैपिटल स्ट्रक्चर या कोई कंडीशंस में चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन की, आर रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। बोरोवर्स और लेंडर दोनों की बुक्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस केस में इसको इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा। ओके, अब रेजोल्यूशन प्लान अगर करेंगे तो बड़े अकाउंट जो हैं, लार्ज अकाउंट, उनमें कुछ एडिशनल स्टेप हमको लेने होते हैं। लार्ज अकाउंट से यहाँ मतलब है 100 करोड़ एंड अबव, लार्ज अकाउंट से मतलब है 100 करोड़ एंड अबव के अगर अकाउंट हैं तो उसमें कुछ एडिशनल स्टेप लेने होते हैं जो RBI ने सजेस्ट किए हैं। जैसे फॉर रेजोल्यूशन प्लान इन्वॉल्विंग रीस्ट्रक्चरिंग और चेंज इन ओनरशिप, बैंक टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंट क्रेडिट एवोल्यूशन, माना रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसमें ओनरशिप चेंज हो रही है, तो बैंक को क्या है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। किससे, RBI से, जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उससे। माना एक्सपोजर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो एक एजेंसी से, और 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो 2 ICR से, इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन। ठीक है ना, इससे ये कराना पड़ेगा, रेटिंग एजेंसी से इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। बेंचमार्क क्या है, बोरोवर विद RP4 और बेटर स्कोर एलिजिबल फॉर, उसका जो स्कोर है वो RP4 आना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए RP1 से ये स्कोर शुरू होते हैं और RP8 10 तक जाते हैं, तो RP4 से ज़्यादा अगर उसका स्कोर आता है, RP5 RP6 आता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। RP1 2 3 4 है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो इंडिपेंडेंट क्रेडिट एवोल्यूशन होता है उससे ये डिसाइड होता है कि उसका स्कोर क्या आ रहा है। RP4 अगर स्कोर आ रहा है उसका, RP4 या उससे अच्छा स्कोर है, यानी RP1 RP2 RP3 RP4 तक है, तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जहाँ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है,
जहां मैनेजमेंट चेंज हो रहा है वहां न्यू प्रमोटर शैल एक्वायर मिनिमम 26% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड विल बी ए सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ये इसमें कंडीशन है, अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो सिंगल जो इन्वेस्टर है उसको कम से कम 26% इक्विटी इसकी खरीदनी होगी और वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एडिशनल स्टेप लार्ज अकाउंट में जहाँ 100 करोड़ एंड अबव इन्वॉल्व है, वहाँ पे आरपी में क्या क्या एडिशनल स्टेप लेने हैं। अब रेजोल्यूशन प्लान के लिए टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, with effect from 1/3/2018 in account of 2000 crore and above, RP is to be implemented within 180 days। 180 दिन का टाइम इसमें दिया हुआ है। जो रेजोल्यूशन प्लान है जहां 2000 करोड़ और उससे ज़्यादा के अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अमाउंट इन्वॉल्व है, वहां पे 180 डेज का टाइम है। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेंडर टू फाइल इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन सिंगली और जॉइंटली अंडर IBC 2016 विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टाइमलाइन ऑफ 180 डेज। अब देखिए, ये 180 डेज की जो टाइमलाइन है उसमें NCLT 90 दिन का एक्सटेंशन देता है। कौन देता है? NCLT। अभी रिसेंटली इसमें और अमेंडमेंट हुआ है। अब ये यहाँ कितना हो गया? 270 डेज, इसमें 60 डेज का और एक्सटेंशन दिया है, तो मैक्सिमम जो पीरियड है वो है 330 दिन का। 330 दिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट होना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर इसको IBC में डालना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जाना है। ठीक है, वेयर RP इन्वॉल्विंग रीस्ट्रक्चरिंग और चेंज इन ओनरशिप इज इम्प्लीमेंटेड विद इन 180 डेज, अकाउंट शुड नॉट बी इन डिफ़ॉल्ट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड। ये जो ये पीरियड रहेगा, इस पीरियड में ये इंश्योर करना है कि ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट में नहीं हो, इस पीरियड में ये अकाउंट रेगुलर होना चाहिए, तभी रेजोल्यूशन प्रोसेस इस पर लागू होगा। ये 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं IBC के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ तक अपन ने बात की, सबसे पहले हमने बात की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। रीस्ट्रक्चरिंग कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्या क्या कर सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग में, स्ट्रेस एसेट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, और CIRP पे बात की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या हो सकता है, मतलब रेजोल्यूशन जब करेंगे उसमें, जैसे नया इन्वेस्टर आ गया, ओनरशिप चेंज हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया, ये सारा। ठीक है ना, और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, एडिशनल स्टेप क्या लेने हैं, अगर बड़ा अकाउंट है तो 100 करोड़ एंड अबव का अगर अकाउंट है तो एडिशनल स्टेप क्या लेने हैं, जैसे इंडिपेंडेंट क्रेडिट एवोल्यूशन करानी है किसी अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी से। ठीक है ना, और 500 करोड़ से ऊपर का है तो 2 रेटिंग एजेंसियों से कराना है। और इसके अलावा जो टाइम फ्रेम है इसका वो 180 डेज का है, NCLT 90 दिन और बढ़ा सकती है, 270, और अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से ये 330 दिन का टाइम हो गया है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज द बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy। पहले तो आप फर्क समझें, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या फ़र्क होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर कॉर्पोरेट ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। परंतु जब कोर्ट ऑफ लॉ इसको यस कर देगी कि हाँ इसके पास वाकई पैसा नहीं है पे करने के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट वो तभी कहलाएगा जब कोर्ट ऑफ लॉ उसको कह देगी कि हाँ इसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है और इसके पास रीपे करने के लिए पैसा नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड बैंक्रप्ट। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है ये 2016 में आया है। इसको इंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली साहब ने, द देन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसको कॉन्फ्रेंस कमेटी के सामने रखा गया 28 अप्रैल 2016 को, और ये कमेंसमेंट हुआ इसका 28 मई 2016 से। ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं IBC के बारे में। देखिए, IBC में जो पहले अमाउंट इन्वॉल्व था वो 1 लाख, कम से कम 1 लाख होना चाहिए, जिसे बाद में बढ़ा के अभी 1 करोड़ कर दिया गया है। तो 1 करोड़, 1 करोड़ एंड एबव के जो भी डिफ़ॉल्ट हैं कॉरपोरेट्स के, कंपनीज के या पार्टनरशिप के, वो जाएंगे किस में? IBC में। ठीक है, इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक बोर्ड होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इन इंडिया, जिसको IBBI कहते हैं। NCLT और DRT होती है, ये कोर्ट हैं बेसिकली जो ये केसेस को देखती हैं। इसके अलावा एक एंटिटी है जिसको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं, नाम ही जैसा कह रहा है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी ये इन्फॉर्मेशंस को गैदर करती है और बोरोवर को, लेंडर को, दोनों को उपलब्ध कराती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, IBC पे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं और YouTube पे अपलोड किए हुए हैं, उनको एक बार जरूर आप देख लें। ओके, अब बात करते हैं हम रेजोल्यूशन प्लान के बारे में। रेजोल्यूशन प्लान, देखिए रेजोल्यूशन प्लान में 4 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करें, या उसके लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें,
मैनेजमेंट चेंज कर दें या एसेट्स को सेल कर दें। ये 4 पॉसिबिलिटी इसमें रिजोल्यूशन प्लान में बनती हैं। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ के बाद अब हम देखेंगे इसकी टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन अगर हम देखें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसकी टाइमलाइन है 180 डेज की, जिसको 90 दिन बढ़ाया जा सकता है तो 270 डेज हो गया, और फर्दर 60 डेज और बढ़ा देंगे तो 180 + 90 + 60, तो ये कितना हो गया 330 दिन। इसके बाद ये नहीं जा सकता। 330 दिन के अंदर में इसमें फाइनल जो भी होना है इसका होना है, या तो रिजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा। 2 पॉसिबिलिटी हैं इसमें। अब रिजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा और लिक्विडेशन होगा तो कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा, फाइनेंशियल क्रेडिट्स एसेस बायबिलिटी, सबसे पहले बायबिलिटी चेक होगी, अदरवाइज आरबीआई कहेगा आपने एवरग्रीनिंग कर दिया। अगर बाइबल मिलता है, ये जो प्रोजेक्ट है वो उसकी बाइबिलिटी चेक की और वो बाइबल पाया गया, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है रिजोल्यूशन का उसको फाइनलाइज करेंगे। और अगर वाइबल नहीं पाया गया तो लिक्विडेशन के लिए जाएंगे। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, बेचेंगे इनकी एसेट्स को। इफ़ रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स, अगर ये नहीं हो पाता है तो कहाँ जाएंगे, लिक्विडेशन में जाएंगे। अब लिक्विडेशन के लिए ज़रूरी है मेजॉरिटी ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% से अगर ये एग्री करेंगे, रिजॉल्व टू लिक्विडेट, ठीक है। इफ़ रिजोल्यूशन, देखो लिक्विडेशन में कब जाएंगे, पहली बात जब रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो गया। दूसरी बात कमेटी ऑफ क्रेडिटर तय कर ले कि इसको लिक्विडेट करना है। तीसरा, क्रेडिटर्स कमेटी डज नॉट अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान, ये रिजोल्यूशन प्लान इसने जो दिया उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव ही नहीं कर रही तो भी लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। चौथी पॉसिबिलिटी, जब एनसीएलटी रिजेक्ट कर दे, जो रिजोल्यूशन प्लान दिया वो एनसीएलटी ने अप्रूव नहीं किया तो भी लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। और पांचवा है बोरोवर कंट्रावेंस द एग्रीड रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन हुआ उसमें बोरोवर ही ऑब्जेक्शन कर दे तो अभी लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विडेशन का इसमें टोटल प्रोसेस है। इस तरह से आईबीसी का पूरा प्रोसेस चलता है। क्योंकि आईबीसी को इसमें कवर करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिए गए हैं। ओके, अब हम आते हैं, देखिए आईबीसी में एक और नया कंसेप्ट आता है। नया कंसेप्ट अभी लॉन्च किया गया है, प्रीपैक इंसॉल्वेंसी। उस पर मैं एमएसएमई के दौरान, ये जब हम बात कर रहे हैं रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई, इसके दौरान हम उस पर चर्चा करेंगे कि प्रीपैक इंसॉल्वेंसी और जनरल इंसॉल्वेंसी में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई यूनिट की। एमएसएमई यूनिट में ये फ्रेमवर्क लागू है 25 करोड़ तक के डिफ़ॉल्ट पे। एलिजिबल अकाउंट अंडर फ्रेमवर्क क्या है, फंड बेस या नॉन फंड बेस एक्सपोजर अप टू 25 करोड़ इंक्लूडिंग सिंगल बैंक, मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट कैसे करेंगे, आगे चलते हैं इसमें। देखिए, इंसिपिएंट सिकनेस टू बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसएमए स्टेटस। आपको 90 दिन तक पता चलता है कि क्या चल रहा है अकाउंट में, और आपको लगेगा कि 91st डे को ये अकाउंट एनपी हो जाएगा, तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि इसमें सिकनेस कहाँ है अकाउंट में। तो आप ये तय कर सकते हैं कि क्या इस यूनिट को रिवाइवल की ज़रूरत है, क्या इस यूनिट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। रिहेबिलिटेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे किसी बंदे को शराब की लत लग जाती है ना, उसको रिहैब सेंटर में भेजते हैं हम उसको ठीक करने के लिए। रिहैब में क्या होता है कि उसकी अगर जो बोरोवर है उसकी इक्विटी 50% से ज़्यादा डाउन हो गई लॉसेस की वजह से, तो उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी। सिक यूनिट्स में ऐसा होता है। देखिए आगे दिया हुआ है एमएसएमई सिक यूनिट्स, प्रीवियस ईयर नेटवर्थ एरोडेड 50% और मोर ड्यू टू एक्युमुलेटेड लॉसेस, तो ऐसे केस में रिहेबिलिटेट करते हैं उसको, ठीक है। अब करेक्टिव एक्शन प्लान क्या लेंगे, कैप जिसको कहते हैं, CAP, कैप का मतलब है करेक्टिव एक्शन प्लान। देखो, या तो रेक्टिफिकेशन करेंगे या रीस्ट्रक्चर करेंगे और या रिकवरी करेंगे, 3 ही प्रोसेस है हमारे। जो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो यूनिट है, एक एमएसएमई यूनिट है, चल नहीं पा रही है, फंड्स की कमी है, तो रेक्टिफाई करेंगे, पैसा देंगे। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसकी EMI को एडजस्ट करेंगे, उसको और फंड्स की ज़रूरत है तो वो करेंगे, और कुछ नहीं होता है तो फिर लास्ट में रिकवरी के लिए जाएंगे। 3 ही प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। फॉर एसएमए अकाउंट अप टू 10 लाख। अब देखिए प्रोसेस पे आ जाते हैं हम। अगर 10 लाख तक का अकाउंट है तो ब्रांच लेवल की कमेटी को पावर है इसको कैप करने के लिए। यानी कैप क्या बताया था मैंने, अभी अगर 10 लाख तक का अकाउंट है
तो करेक्टिव एक्शन प्लान जो बनाना है वो ब्रांच लेवल पर बनेगा, कैप जिसको कहते हैं हम, करेक्टिव एक्शन प्लान कैप जो बनेगा वो ब्रांच लेवल की कमेटी को पावर है। और 10 लाख से ऊपर का है तो ये फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजर इसको फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, आरओ में या जेडओ में, जैसा भी बैंक का सेटअप है उसके अनुसार। और आरओ जेडओ में जो कमेटी बैठती है वो 5 दिन में इस पर डिसीजन लेगी कि सूटेबल करेक्टिव एक्शन प्लान इसका क्या होना चाहिए। ठीक है। बोरोअर कैन इनिशिएट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बाय अप्लाइंग टू द बैंक। बोरोअर अप्लाई कर सकता है इफ आइडेंटिफाइड सिक आइडेंटिफाई होता है तो। इन सच केसेस कमिटीज टू कन्वीन मीटिंग विद इन 5 वर्किंग डेज। देखिए एक बोरोअर है एमएसएमई का जिसका समझो 50 लाख का ये डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ गया है, स्ट्रेस में है। अभी बोरोअर कहता है कि साहब मुझे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है या रिवाइवल की ज़रूरत है, तो ये अपना प्रपोजल देगा और बैंक को 5 दिन के अंदर इस पर मीटिंग करनी है। ठीक है। अब रेफरेंस बाय बैंक अगर बैंक करता है, इफ़ इट इज़ मेड बाय द बैंक फॉर SMA 2 अबव 10 लाख। बैंक कब करेगा, जब SMA 2 में है वो। SMA 1 तक तो 60 दिन तक तो ये उम्मीद रहती है कि पैसा आ जाएगा, माना SMA 2 में चला गया, अब NPA होने वाला है, 10 लाख से ऊपर है, तो बैंक क्या करेगा, कमेटी शैल नोटिफाई टू बोरोअर विद इन 5 बैंकिंग डेज। ओके। कमेटी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेचुरी क्रेडिटर्स फॉर ड्यूज विद इन 15 डेज। अगले 15 दिन में जो स्टेचुरी क्रेडिटर्स हैं, कमेटी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेचुरी क्रेडिटर, जो लीगल ड्यूज हैं फर्म की तरफ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी बैंक। ठीक है। कमेटी ऑफ जो बनेगी वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी। नेक्स्ट 30 डेज में क्या होगा, विद इन 30 डेज फर्स्ट मीटिंग कमेटी शैल डिसाइड द ऑप्शन एंड नोटिफाई द बोरोअर विद इन 5 वर्किंग डेज। अगले 30 दिन में, पहले 15 दिन में इसने इन्फॉर्मेशन ले ली कि स्टेचुरी ड्यूज क्या हैं, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो मीटिंग करेंगे और इसके बाद में बोरोअर को अगले 5 दिन में वो नोटिफाई करेंगे कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या डिसाइड किया गया है। ठीक है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो वेल एंड गुड, कमेटी शैल गेट टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी, टेक्निकल वाइबिलिटी देखेगी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी देखेगी और रिस्ट्रक्चरिंग फाइनलाइज कर देगी अगले 20 से 30 दिन में। इसका टाइम है 20 से 30 दिन में जो कमेटी है वो इकोनॉमिक वाइबिलिटी देखेगी, टेक्निकल वाइबिलिटी देखेगी और रिस्ट्रक्चरिंग फाइनल कर देगी अगर सारा ओके है तो। ठीक है। ऑन फाइनलाइजेशन कैप शैल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 30 डेज एंड विद इन 90 डेज। अगर रिस्ट्रक्चरिंग है तो 90 दिन में और रेक्टिफिकेशन है तो 30 दिन में इसको करेक्टिव एक्शन प्लान को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। डिसीजन बाई कमेटी बेस्ड ऑन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर कंसोर्शियम है या मल्टीपल लेंडिंग है तो 75% बाई वैल्यू और 50% बाई नंबर, इसको मेजोरिटी माना जाएगा। इफ़ कमेटी डिसाइड्स अबाउट रिकवरी द बोरोअर कैन मेक रिव्यू एप्लीकेशन। अगर कमेटी को लगता है कि नहीं रिकवरी करनी है, ये पॉसिबल नहीं है इसको रिवाइव करना या रिहेबिलिटेट करना, तो जो बोरोअर है वो अगले 10 दिन में एक एप्लीकेशन लगा सकता है रिकंसीडर करने के लिए। ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कोई भी एमएसएमई यूनिट है, पहली बात तो आप ये समझें कि 25 करोड़ तक का इसमें कंसीडर होगा रिवाइवल के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए, पहली बात आप ये समझ लें। ठीक है। अभी देखिए इसमें सबसे पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे एसएमए के स्टेटस के बेसिस पे। सिक यूनिट है तो 50% तक अगर उसकी कैपिटल एरोड हो गई है उस केसेस में अब करेक्टिव एक्शन प्लान में हम क्या क्या करेंगे, या तो रेक्टिफिकेशन करेंगे उसको या रिस्ट्रक्चर करेंगे और कुछ नहीं होगा तो रिकवरी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था 10 लाख तक का अगर केस है तो ब्रांच लेवल की पावर है, 10 लाख से ऊपर का केस है तो आरओ या जेडओ को जाएगा, जैसा भी बैंक का सेटअप है उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए। ठीक है। जब आरओ जेडओ को जाएगा तो अगले 5 वर्किंग डेज में वो कमेटी जो है मीटिंग करेगी और बताएगी कि इसके केस में क्या किया जा सकता है। ठीक है। अगर बोरोअर इनिशिएट करता है इसको, तो अगर बैंक इनिशिएट करती है इसको तो और 10 लाख से ऊपर का है तो कमेटी नोटिफाई करेगी अगले 5 वर्किंग डेज में। देखिए 1 सेकेंड। बोरोअर कैन इनिशिएट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बाय अप्लाइंग टू द बैंक इफ आइडेंटिफाइड सिक। इन सच केसेस कमेटी इज टू कन्वीन मीटिंग विद इन, अगले 5 दिन में यहाँ मीटिंग करेंगे। ठीक है। और बैंक कर रही है तो अगले 5 दिन में उसको बोरोअर को नोटिफाई कर देंगे कि हम क्या करने वाले हैं। कमेटी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेचुरी क्रेडिट। अगले 15 दिन का जो टाइम है वो स्टेचुरी ड्यूज क्या है फर्म की तरफ उसका पता करेगी बैंक। फिर अगले 30 दिन में एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद 5 वर्किंग डेज में बोरोअर को नोटिफाई कर देंगे कि भैया हमने क्या क्या पाया है इसमें और हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। ये जब हो जाएगा तो रिस्ट्रक्चर फाइनलाइज हो गया तो कमेटी शैल गेट, अब टेक्निकल वाइबिलिटी देखेंगे, इकोनॉमिक वाइबिलिटी देखेंगे। अगर कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ इसमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है
रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो टेक्निकल वाइबिलिटी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी चेक करेंगे और रिस्ट्रक्चरिंग फाइनल कर देंगे अगले 20 से 30 वर्किंग डेज में। ठीक है। ऑन फाइनलाइजेशन करेक्टिव एक्शन प्लान शैल बी इम्प्लीमेंटेड 30 दिन में, अगले 30 दिन में, अगर उसमें रेक्टिफिकेशन इन्वॉल्व है तो, और अगर इसमें रिस्ट्रक्चरिंग है तो अगले 90 दिन में। जो कंसोर्शियम है वहाँ पे डिसीजन जो है कमेटी लेगी, कमेटी से मतलब मेजोरिटी लेगी कमेटी की, और मेजोरिटी से मतलब है 75% बाई वैल्यू एग्री होनी चाहिए या 50% बाई नंबर ऑफ बैंक, यानी 10 बैंक, 5 बैंक माना 6 बैंक इन्वॉल्व हैं तो 3 बैंक उसमें एग्री होना चाहिए, 5 बैंक इन्वॉल्व है तो 3 बैंक उसमें एग्री होना चाहिए। और वैल्यू से जाएंगे, माना 1000 करोड़ का लोन है तो 750 करोड़ के क्रेडिटर उसमें एग्री होना चाहिए। ठीक है। इफ़ कमेटी डिसाइड अबाउट रिकवरी द बोरोवर कैन मेक रिव्यू एप्लीकेशन विद इन 10 डेज। अगर कमेटी को लगता है कि वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट, रिकवरी करनी है, तो 10 दिन में बोरोवर वापस एप्लीकेशन लगा सकता है। अब हमने आईबीसी के बारे में बात कर ली आपसे। अब प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का एक नया कंसेप्ट आया है, इसको भी आप समझ लीजिए। ये कंसेप्ट सिर्फ एमएसएमई के लिए है, हालांकि इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। व्हाट डू वी मीन बाई प्रीपैक? प्रीपैक का मतलब क्या है? एमएसएमई विल पे एंटायर लायबिलिटी। प्रीपैक का मतलब देखिए, प्रीपैक का मतलब पहले से तय टर्म्स पे। तो एमएसएमई को क्या करना होगा? पूरी लायबिलिटी सप्लायर्स को पे करनी होगी। बैंक कैन टेक प्रीपैक्ड हेयर कट, और बैंकों का जो पैसा है उसमें बैंक अपना पहले से तय जो भी हेयर कट है 20% 30% वो ले सकते हैं। ठीक है। अब कौन इनिशिएट करेगा? देखिए यहां फर्क है। पहले तो क्या होता था, बोरोवर भी इनिशिएट कर सकता था और बैंकर भी इनिशिएट कर सकता था, परंतु यहां पे एमएसएमई बोरोवर ही इनिशिएट कर सकता है, बैंक एमएसएमई के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी में नहीं जा सकता। ठीक है। प्रोसेस एप्लीकेबल ऑन विच टाइप ऑफ यूनिट्स? 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जहां इन्वॉल्व है वहां पे ये प्रीपैक इंसॉल्वेंसी लागू होगा। वहां पे जनरल जो प्रीपैक है वो 1 करोड़ एंड अबव पे है। ठीक है ना। ये 10 लाख से 1 करोड़ तक के एमएसएमई के लिए। एमएसएमई हु हैव डिफॉल्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस। जो पिछले 3 साल में जिन्होंने डिफॉल्ट किया है वो इस प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का फायदा ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंस क्या है देखिए, हाँ ये यहाँ तक हो गया ना प्रोसेस। व्हाट इज डिफरेंस इन जनरल आईबीसी एंड प्रीपैक आईबीसी? जो आईबीसी पहले आया था आईबीसी 2016 और प्रीपैक आईबीसी आया, इसमें फ़र्क क्या है? इन आईबीसी प्रोमोटर कैन नॉट बाई हिज कंपनी। आईबीसी में यह था कि प्रोमोटर अपनी कंपनी को नहीं खरीद सकता, परंतु प्रीपैक में जो एमएसएमई प्रोमोटर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो अपनी ही यूनिट को बाईबैक कर सकता है। और बाईबैक में कंपनी कैन बाई इट्स ओन कंपनी इन स्विच चैलेंज मोड। ये स्विच चैलेंज मोड नया वर्ड है। देखिए स्विच चैलेंज मोड में क्या होता है, हर एक बिडर अपना ऑफर देता रहता है, तो उसमें प्रोमोटर भी अपना काउंटर ऑफर दे सकता है। माना 27 लाख का एक ऑफर आया, प्रोमोटर कहेगा मैं 28 लाख रुपए इसके पे करने को तैयार हूं, तो प्रोमोटर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। ये इसमें बहुत अच्छी बात है। और लास्ट बात इसमें करते हैं, जो टाइम फ्रेम वहाँ पे 180 डेज का था आईबीसी में, उसको घटा के यहाँ पे कर दिया गया है 120 दिन। तो ये फ़र्क है प्रीपैक आईबीसी में। हालांकि ये मैकमिलन की बुक में कवर नहीं किया हुआ है, परंतु प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का लॉ आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इसको आपके चैप्टर में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि हम रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रीपैक इंसॉल्वेंसी की चर्चा करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। 1-2 क्वेश्चंस आपकी मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। द एम ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज, जो रिहेबिलिटेशन करते हैं उसका पर्पज़ क्या है? टू मेक द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज वाइबल, अगेन बिल्कुल ठीक है। टू हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नहीं। टू कंप्लाई विद आरबीआई गाइडलाइंस, नहीं। टू इंक्रीज बैंक्स एडवांसेस, नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर। बैंक का एडवांस बढ़ाना इसका पर्पज़ नहीं है, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करना इसका पर्पज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका पर्पज़ नहीं है। इसका पर्पज़ है कि यूनिट को अगेन वाइबल बनाया जाए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें, बाकी ट्रू फॉल्स हैं वो मैंने नहीं लिए हैं। बैंक एंटर इनटू कंप्रोमाइज विद बोरोवर्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। कंप्रोमाइज में बैंक कब जाएगा? जब बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तो कंप्रोमाइज कब करता है बैंक? जब रिकवरी थ्रू लीगल एक्शन इस टाइम कंज्यूमिंग, लीगल एक्शन से उसको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, तब जाएगा कंप्रोमाइज में। ठीक है। सिक्योरिटी एडिक्वेट नहीं है उसके पास, तो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएगा बैंक, यार सिक्योरिटी को बेचेंगे तो भी पैसा नहीं मिलने वाला है पूरा। रियलाइजेबल ऑफ सिक्योरिटी में भी, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में भी डिफिकल्ट, कोई सिक्योरिटी ऐसी है जिसमें डिस्प्यूट है, उसका रियलाइजेशन मुश्किल होगा, तो भी जाएगा। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। तो ये आंसर था आपका, कंप्रोमाइज़ के केस में बैंकर कब जाता है।
फ्रेंड्स, ये 33 यूनिट का सेकेंड वीडियो था जिसमें हमने कवर किया आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, रिहेबिलिटेशन एमएसएमई का कैसे करेंगे और प्रीपेक इंसॉल्वेंसी के बारे में। आपको ज़्यादा अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट motivationalbanker.com पे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो का जो कंटेंट है उससे आपको ये चैप्टर जो हमारा 33 चैप्टर था रिहेबिलिटेशन और रिकवरी का, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।